हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 17 जून 2024 का करंट अफेयर्स। दिस इज आवर टीम। और ये पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो these are all the topics that we are going to cover today. So many topics to cover because आज के न्यूज़पेपर में बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो रेलेवेंट हैं, अलग अलग आपके जो जीएस पेपर है और इनफैक्ट प्रीलिम्स। कई बार मैं यहाँ पे प्रीलिम्स लिखता नहीं हूँ, है ना, बट प्रीलिम्स के लिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट मैक्सिमम टॉपिक रेलेवेंट होता है, क्योंकि प्रीलिम्स कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी तो पूछता है ना। प्रीलिम्स सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन थोड़ी पूछता है। और प्रीलिम्स जब मैं बोल रहा हूँ तो यूपीएससी का भी बोल रहा हूँ और एपीएससी का भी बोल रहा हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे। ये क्या है? स्किल गैप। तो ये स्किल गैप के बारे में बात कर रहा है, जो इंडिया में स्किल गैप जो है एग्जिस्ट कर रही है। ये टॉपिक लिया है हमने इंडियन एक्सप्रेस में। और जीएस2 में सोशल जस्टिस करके जो टॉपिक होता है, डायरेक्टली वहां पे इसका यूज किया जाएगा। और इसका कंटेक्स्ट क्या? कंटेक्स्ट ये है कि जब इलेक्शंस के लिए कैंपेनिंग वगैरह की जा रही थी, तो जो अभी प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के, नारा चंद्रबाबू नायडू, उनसे किसी ने पूछा क्या आप जीतने के बाद अपने स्टेट में कास्ट सेंसस कराएंगे क्या? उन्होंने बोला कास्ट सेंसस से शायद खास फायदा नहीं हो, मैं क्या कराऊंगा, स्किल सेंसस कराऊंगा। तो ये टॉपिक उसी की बात करता है, स्किल सेंसस कराने से क्या फायदा होगा उसकी बात करता है ना। तो ध्यान से आप सुनते रहिएगा। तो स्किल सेंसस होगा, और स्किल सेंसस कहाँ पे होगा? स्किल सेंसस से फायदा क्या होगा? पॉपुलेशन का जो नीड है और ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स है उसको अलाइन किया जाएगा। स्किल सेंसस का इंपॉर्टेंस क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट एड्रेस होगा, ये तो डायरेक्टली होगा। जहां भी आपको अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ लिखना है, आप सॉल्यूशन में स्किल सेंसस जरूर लिखोगे। और जहां भी आपको स्किलिंग के बारे में भी लिखना है, स्किल सेंसस के बारे में आप अब आगे से जरूर लिखोगे। हाईलाइटिंग रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, इट शिफ्ट्स फोकस टू आंध्र प्रदेश। ये जो स्किल सेंसस है वो उत्तर प्रदेश और बिहार से जो फोकस है वो कहाँ शिफ्ट करेगा? आंध्र प्रदेश। अब आप बात करोगे क्या सर ये वाला डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है? तो ये वाला डेटा एक कॉम्परेटिव स्टडी है बिटवीन आंध्र प्रदेश, बिहार एंड यूपी एंड अदर्स। क्योंकि बिहार यूपी जनरली अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे मेन फैक्टर या मेन प्लेस माने जाते हैं, सीट माने जाते हैं। आंध्र प्रदेश में या साउथ सदर्न स्टेट में ऐसा लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा नहीं होगा। ये वाला आर्टिकल कंपेयर करके बताता है कि आंध्र प्रदेश में एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है बिहार और यूपी से। तो ये डेटा बस इतना ही बताता है, इस डेटा को हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले नहीं है, ना तो अपने एपीएससी के लिए ना तो अपने यूपीएससी के लिए। अब बात करते हैं द क्राइसिस ऑफ अनएम्प्लॉयबिलिटी। अनएम्प्लॉयबिलिटी का मतलब क्या है? कि लोग जो हैं एजुकेटेड हैं बट स्किल्ड नहीं है, या स्किल्ड उतने नहीं है जितना कि होना चाहिए। या अगर जॉब तो है, जॉब अपॉर्चुनिटीज तो है, बट ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं जो वहां पे फिल हो पाए, जो उनके पास प्रॉपर स्किलिंग नहीं है। इसको बोलते हैं क्राइसिस ऑफ अनएम्प्लॉयबिलिटी। ये जो दो डेटा है, क्या इनको यूज किया जा सकता है? बिल्कुल। इनको एपीएससी एंड यूपीएससी बोथ मेंस में यूज किया जा सकता है। पॉलिसी इनसाइट, द 2015 पॉलिसी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप highlighted the dual challenge of shortage of highly trained workforce। हाईली ट्रेन्ड वर्कफोर्स नहीं है ना, और साथ साथ में नॉन एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ एजुकेटेड यूथ, जॉब स्किल्स लैकिंग, जॉब स्किल्स लैक कर रहा है किसके पास? यूथ के पास। और क्या है? साथ साथ में बहुत सारा ऐसा प्लेस है जहाँ पे जरूरत है ऐसे यूथ्स की, तो यूथ्स नहीं मिल रहे, और यहाँ पे यूथ्स के पास रिक्वायर्ड स्किल नहीं है। तो ये एक पॉलिसी इनसाइट बताया गया था। एनएसीईआर की रिपोर्ट भी बोलती है इंडियाज स्किलिंग पैराडॉक्स। इंडियाज स्किलिंग पैराडॉक्स में क्या बोलता है कि अवेलेबल जॉब्स जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के या सर्विस सेक्टर के, और जो स्किल सेट है वर्कफोर्स का, उनके बीच क्या है? मिसमैच है। तो ये दोनों आप यूज कर सकते हो अपने एग्जाम्स के लिए। एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है अगर स्किल सेंसस होगा? तो एजुकेशन में रिफॉर्म होगा। अभी तक जो एजुकेशन चलता हुआ आया है, उस एजुकेशन सिस्टम में, कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म होगा। लोगों को जरूरत समझ में आएगी, है ना, मार्केट के साथ अलाइनमेंट हो पाएगा। जो स्किल्स स्कूलों में सिखाया जा रहा है, वोकेशनल एजुकेशन में, आईटीआई इंस्टीट्यूट्स में सिखाया जा रहा है, और जो एक्चुअली इंडस्ट्रीज को चाहिए वो उसमें क्या होगा? अलाइनमेंट होना शुरू हो जाएगा, जो कि अभी क्या है? अलाइंड नहीं है। सेकेंड टॉपिक ऑफ द डे की बात करते हैं, वो हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग एस सेस। एस का मतलब क्या है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेस। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेस
कौन लगाने वाला है? बेंगलुरु का अर्बन लोकल बॉडी जो है, बेंगलुरु महानगर पालिका, वो लगाने वाला है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेस। कितना लगाने वाला है? 100 रुपीज पर मंथ। अब इसको लगाने पे जब वो बोल रहा है कि मैं 100 रुपीज पर मंथ हर हाउस होल्ड से चार्ज करूंगा, तो इस पे काफी डिबेट अराइज हो रहा है और डिस्कशन हो रहा है। सॉलिड वेस्ट क्या होता है? घर से जितना कूड़ा कचरा आप डेली जनरेट करते हो, चाहे आप अमेजन से पैकेट मंगा रहे हो, स्विगी से मंगा रहे हो, सब्जियां वेस्ट कर रहे हो, या सब्जियों के जो रिमेनिंग्स हैं जो आप बनाने के पहले यूज करते हो, ये सारा चीज आपका क्या आ गया? अर्बन वेस्ट, सॉलिड वेस्ट में आ गया, सॉरी। और ये सॉलिड वेस्ट को कौन लेके जाता है? सॉलिड वेस्ट को लेके जाने का आपके घर से जो जिम्मेदारी है वो अर्बन लोकल बॉडीज की है। ये टॉपिक बात करता है बेंगलुरु के, तो यहाँ पे हम बेंगलुरु के रेफरेंस में ज्यादा बात करेंगे, बट इसको हम हर जगह यूज कर सकते हैं। अर्बनाइजेशन जो जीएस पेपर 1 में है, जीएस पेपर 2 में जहां हम लोग अर्बन लोकल बॉडीज की बात करते हैं, और जीएस पेपर 3 में जहां हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, हर जगह ये टॉपिक यूजफुल मिलेगा। तो इसके बारे में अब बात करना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। एस डब्ल्यू एम सेस जो है, उसकी बात सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल में भी की गई थी कि फीस वगैरह या सेस वगैरह जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो लेवी कर सकते हैं, क्योंकि इतना काम करते हैं वो। क्या क्या काम करते हैं? वेस्ट को, सिलेक्शन का, वेस्ट को आपके घर से लेके जाते हैं, कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद ट्रांसपोर्ट करते हैं, है ना, उसके बाद उसको डंप वगैरह करने का सारा काम यही लोग करते हैं। अर्बन लोकल बॉडीज अभी भी चार्ज करती हैं, कितना करते हैं? टिपिकली 30 से 50 रुपीज पर मंथ चार्ज करती हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स में वो जोड़ के एक साथ ले लेती हैं। बट क्या उनसे उनका खर्चा निकलता है? बिल्कुल नहीं निकलता है। तो 100 रुपीज चार्ज करने की तो थोड़ा सा फायदा तो जरूर होगा, है ना। वेस्ट सेग्रीगेशन कैसे होता है ये थोड़ा जान लो। रिसाइक्लेबल वेस्ट में कैंस, बैग, बॉटल। किचन वेस्ट में पील्स ऑफ वेजिटेबल, लेफ्ट ओवर फूड। डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट, जो हजार्डस है, जो चार्जर वार्जर, आप पुराने मोबाइल्स फेंक देते हो, या चार्जर इतने फेंकते हो आप, मोबाइल्स बदलते जाते हो, सोचा है कभी चार्जर का क्या होता है ना। लैपटॉप्स पुराने हो गए, उसमें जो भी चीजें हैं, वायरिंग वायरिंग, पेंट, मेडिसिन, ये सब आपका क्या आता है? हजार्डस वेस्ट में आता है। वाई इज एस डब्ल्यू एम सेस लेवीड? एस डब्ल्यू एम सेस लेवी करके क्या फायदा? वो कॉस्ट रिकवरी होगा। कॉस्ट रिकवरी किसका होगा? अर्बन लोकल बॉडीज का होगा, जो इतना वेस्ट जनरेट कलेक्शन करती हैं उसके लिए। वेस्ट मैनेजमेंट जो है और इनकरेज होगा, पैसा आएगा तो वेस्ट का मैनेजमेंट इनकरेज होगा। सस्टेनेबल होगा, द कलेक्टेड फंड्स आर क्रूशियल फॉर सस्टेनिंग एंड इंप्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट। प्रोवाइडिंग एसडब्ल्यूएम सर्विसेज इंटेल सिग्निफिकेंट एक्सपेंडिचर। एसडब्ल्यूएम जो भी सर्विसेज होती है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो सिग्निफिकेंट एक्सपेंडिचर उसमें लगता है। क्या क्या होता है? कलेक्शन होता है वेस्ट का, ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्रोसेसिंग होता है, और वेस्ट का क्या होता है? डिस्पोजल होता है। बेंगलुरु की ही अगर हम सिर्फ बात करें तो सिर्फ एक व्यक्ति, एक फैमिली 0.6 kg वेस्ट पर डे जनरेट करता है। और पूरा बेंगलोर की अगर बात कर ले, 5000 टन सॉलिड वेस्ट पूरे सिटी में जनरेट होता है। क्या ये डेटा कहीं यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। क्या ये कीवर्ड्स कहीं यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। मैन पावर और रिसोर्सेज, 600 कॉम्पैक्टर्स लगते हैं और 20,000 सैनिटेशन वर्कर बेंगलुरु में लगते हैं, जो कि डोर टू डोर घूम करके वेस्ट को कलेक्ट करते हैं। बजट एलोकेशन क्या है? बजट एलोकेशन में कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन का बजट हेवी है, 85 to 90% जितना बजट है उसी में जाता है। प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट में सिर्फ कितना जाता है? 10-15। क्या ये डेटा बहुत रेलेवेंट है? ये डेटा बहुत रेलेवेंट, ये याद रखने लायक डेटा नहीं है। अब हम बात करेंगे वेस्ट कंपोजिशन का। चैलेंजेस इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडियन सिटीज। क्या क्या चैलेंज है? कंपोजिशन एंड फाइनेंशियल वायबिलिटी। कंपोजिशन, वेस्ट कंपोजिशन, इंडियन सिटी जनरेट सॉलिड वेस्ट consisting 55 to 60% वेट बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। जो वेजिटेबल्स का पील वगैरह है या लेफ्ट ओवर फूड है, वो क्या बन जाएगा? आपका वेट बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बन जाता है। 40 to 45% प्लास्टिक वगैरह ये सब आप यूज करते हो, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वो बनता है। इसमें से सिर्फ 1 to 2% ऑफ ड्राई वेस्ट जो है वो रिसाइकलेबल है, बाकी इतना रिसाइकलेबल नहीं हो पाता है। तो ये 55 से 60% जो वेट वेस्ट होता है, खाना पीना जो बच गया वगैरह वगैरह, इस ये कि इससे इसको यूज किया जा सकता है कंपोस्टिंग में और बायोगैस में। बट ये 55% एक्चुअली में बहुत, इसका ईल्ड कम हो जाता है और ये 10-12% ही रह जाता है। तो इसलिए इससे बायोगैस बनाना, कंपोस्ट बनाना फाइनेंशियली वाइवेबल नहीं लगता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम वेस्ट प्रोसेसिंग कवर्स ओनली 35 to 40% ऑफ ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। वेस्ट प्रोसेसिंग से जो रेवेन्यू है वो सिर्फ कितना लगता है, कहाँ खर्च लगता है?
35 to 40% ऑफ ऑपरेशनल एक्सपेंस लगता है। नेसेसिएटिंग सब्सिडीज फ्रॉम अर्बन लोकल बॉडीज, जिसके लिए नेसेसिएट होता है कि अर्बन लोकल बॉडीज से क्या हो, सब्सिडीज मिले। ऑपरेशनल चैलेंज क्या है, क्लियरिंग एंड प्रिवेंशन, है ना। पिछला वाला एक बार और डेटा बात कर लें, ठीक है। तो आगे बात करते हैं क्लियरिंग एंड प्रिवेंशन। एक्स्ट्रा वर्क्स इंक्लूड क्लियरिंग ओपन डंपिंग पॉइंट्स, एक ओपन डंपिंग पॉइंट क्रिएट करना, ड्रेन्स को भी खाली करना, है ना। जैसे मान लो अब यहाँ पे आप भरालू देखते हो, भरालू को बार बार साफ किया जाता है। प्रिवेंटिंग ओपन लिटरिंग, ओपन लिटरिंग को प्रिवेंट करना। मैनेजिंग सीजनल वेस्ट वेरिएशन, हर सीजन में वेस्ट वेरिएशन, कभी अभी रेनी सीजन चल रहा है तो इसमें वेस्ट जो है ज्यादा फैलता है। स्वीपिंग ऑपरेशन, रोड को स्वीप वीप करना। डिस्पोजेबल कॉस्ट, डिस्पोजेबल का कॉस्ट काफी ज्यादा आता है, वेस्ट एनर्जी प्रोजेक्ट वगैरह। तो ये सारा ऑपरेशनल चैलेंज किसको फेस करना पड़ता है, अर्बन लोकल बॉडीज को ही फेस करना पड़ता है। Budget and revenue disparity. Budget allocation. Large cities like Bangalore allocate about 15% of their budget to SWM, while smaller cities might spend up to 50%. लार्ज जो सिटीज हैं, बेंगलोर वो कितना परसेंट बजट एलोकेट करती हैं, 15% एसडब्ल्यूएम को। स्मॉलर सिटीज कितना करती हैं, सिर्फ 50% ही करते हैं। नेग्लिजिबल रेवेन्यू, डिस्पाइट हाई एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू फ्रॉम एसडब्ल्यूएम सर्विसेज रिमेन्स मिनिमल। एक्सपेंडिचर बहुत हाई है बट इनका रेवेन्यू जनरेशन कितना होता है एसडब्ल्यूएम से, सिर्फ 20 लाख पर ईयर ही होता है। जैसे बेंगलोर सिटी की अगर हम बात कर लें तो। अगर हम एड्रेस सॉल्यूशंस की बात करें कि एसडब्ल्यूएम चैलेंजेस को कैसे एड्रेस किया जा सकेगा, तो वेस्ट का सेग्रीगेशन एट सोर्स, ये हमेशा से ये पॉइंट रहा है, ऐसा नहीं कि ये नया पॉइंट है। वेस्ट सेग्रीगेशन सोर्स पे हो जाना चाहिए। सोर्स वालों को आप वेस्ट को मिला दोगे तो उसको सेग्रीगेट करना बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले ही आप अपने घर पे अलग अलग डस्टबिन रखो और ड्राई वेस्ट अलग रखो और वेट वेस्ट अलग रखो। रिड्यूसिंग सिंगल यूज प्लास्टिक, इसको घर पे ही आप यूज करना कम कर दो। जो आप चिप्स खा रहे हो ना अभी ये वीडियो देखते समय, वो ऐसे चिप्स खाना बंद कर दो। डिसेंट्रलाइज्ड एंड कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव। डिसेंट्रलाइज्ड कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग कैसे होता है, कंपोस्टिंग का मतलब कि जो भी ये सॉलिड वेस्ट हुआ है ना, इसको यूज कर लिया गया कंपोस्ट बनाने में, कंपोस्ट फर्टिलाइजर बनाने में। बट ये क्या होना चाहिए, कम्युनिटी बेस्ड होना चाहिए। जैसे एक सोसाइटीज है, हाउसिंग सोसाइटीज, वो बनाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं, तो डिसेंट्रलाइज बोला जाएगा। पूरे सिटी में कहीं एक जगह बन रहा है तो पहले ढो के सब जगह वहां ले जाओ फिर वहां बनेगा, उससे अच्छा है लोकल एरियाज में मोहल्ला वाइज बन सकता है। कम्युनिटी अवेयरनेस, आईईसी। अब आईईसी एक बहुत ही जबरदस्त कीवर्ड है जिसको आप यूज कर सकते हो अपने जीएस पेपर टू गवर्नेंस के लिए। गवर्नेंस में बहुत ज्यादा कीवर्ड ये यूज होगा, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, है ना। जहां भी आप पढ़ोगे ये कीवर्ड आपको जरूर पढ़ाया जाना चाहिए। इनिशिएटिव्स कैन हेल्प प्रिवेंट ओपन लिटरिंग, प्रमोट रेस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस। एफिशिएंट ऑपरेशन एंड यूजर चार्जेस, प्रोसेसिंग बाय बल्क वेस्ट जनरेटर, बल्क वेस्ट जनरेटर खुद ही प्रोसेस करे। बल्क वेस्ट जनरेटर कौन होते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज, कॉर्पोरेट बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, मॉल्स वगैरह, ये खुद ही उसको क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए, कंबाइनिंग मार्जिनल यूजर चार्जर विथ एफिशिएंट ऑपरेशन। यूजर चार्जेस तो होना चाहिए, देखो यार मार्जिनल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 500 लगा दिया पर हाउस होल्ड से, तो इतना ज्यादा खर्चा पहले से भी हाउस होल्ड बियर कर ही रहे हैं। कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग ओवरऑल एक्सपेंडिचर। A comprehensive strategy involving waste segregation, reducing single-use plastic, decentralized composting, community awareness, and efficient operation, along with fair user charges is essential. तो आप जो इतना पढ़ोगे ना, इतने में ही सारे पॉइंट्स हैं, है ना। अगर कैसे ही सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करें, तो आप ऐसे करके ही 5 पॉइंट, ऐसे करके ही 5-6 पॉइंट बना सकते हो। इसमें क्या है, इन्वॉल्विंग वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स। दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, रिड्यूसिंग सिंगल यूज प्लास्टिक। फिर आप क्या लिख सकते हो, डिसेंट्रलाइजिंग कंपोस्टिंग। फिर क्या लिख सकते हो, कम्युनिटी अवेयरनेस। फिर क्या लिख सकते हो, एफिशिएंट ऑपरेशन, है ना। अलोंग विथ क्या लिख सकते हो, फेयर यूजर चार्जेस। ये सारा पॉइंट आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में एक साथ ही लिख के और ऐसे क्या कर सकते हो, एक डब्बा बना सकते हो। ये ऐसे क्वेश्चंस में आप ऐसे भी आंसर्स लिख सकते हो। जेंडर गैप इन एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया आर कंसर्निंग ट्रेड। ट्रेंड की बात करते हैं, जेंडर गैप। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन निकालता है, तो ये जीएस पेपर 2। अगेन सोशल जस्टिस जहां वुमेन आती है, जीएस पेपर 1 जहां पे फीमेल के बारे में बात किया जाता है, सोसाइटी के बारे में बात किया जाता है, दोनों जगह यूज होगा। ग्लोबल और एसेज में, ऐसे तो मैंने एक ऐसे में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट अच्छे से लिख के ही आया था जब मैं यूपीएससी का पेपर दे रहा होता था कई साल पहले।
ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको क्या किया है, रिलीज किया है। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं क्या है ये। जी 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 आर है, जी 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 आर 2024। इसको किसने रिलीज किया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हर साल रिलीज करती है क्या, हर साल रिलीज करती है। हर साल इंडिया का रैंक खराब आता है क्या, हर साल इंडिया का रैंक खराब ही आता है। रैंक जो है वो प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, रैंक जरूर याद रखना, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। 2023 में जो रैंक था वो 127 था, इस साल जो रैंक है 129 है। वाह वाह, हम लोग और नीचे की तरफ जा रहे हैं, जेंडर गैप जो है हमारा बढ़ता जा रहा है। पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें, पूरे वर्ल्ड में जेंडर गैप जो है वो कितना है, 68.5%। 68.5% मतलब पॉइंट दिया जा रहा है, क्लोजर है। अगर ये 100 होता मतलब कोई जेंडर गैप नहीं होता। ठीक है, पहले कितना था, 68.4। तो हम थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है। अगर इसी रफ्तार से इंप्रूवमेंट हर साल करें तो 134 ईयर्स लगेगा वुमेन को और मेल को, मेल और फीमेल को दोनों एक तरह से बराबर बराबर पहुंचने के लिए। क्या 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मील होगा, नहीं होगा। तो ये पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, और ये किसकी बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है। वर्ल्ड में आइसलैंड देखो, फर्स्ट पोजीशन पे है, वहां भी उसका स्कोर 93.5% ही है, मतलब वो भी 100% पे खड़ा नहीं है। आइसलैंड भी आप याद रख सकते हो प्रीलिम्स के लिहाज से। In education, India ranks 124th globally due to a significant 17.2 percentage point gap in literacy rate between men and women. Men and women के बीच में लिटरेसी गैप है, तो इंडिया का जो रैंक बनता है वहां पे क्या बनता है, 124th। टू ब्रिज दिस मेजर्स सच एज प्रिवेंटिंग गर्ल्स फ्रॉम ड्रॉपिंग आउट ऑफ हायर एजुकेशन, प्रोवाइडिंग वोकेशनल स्किल्स, ensuring workplace safety, promoting equitable household responsibilities, पोस्ट मैरिजेस आर क्रूशियल। तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्या हो जाती हैं, क्रूशियल हो जाती है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जरूरी है, डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एविडेंस बाय रिसेंट इलेक्शन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट रिमेन्स डिसमली लो। पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन है वो काफी कम है। आउट ऑफ 543 मेंबर्स इन द लोकसभा, सिर्फ कितनी वुमेन है, 74 वुमेन है, जो कि 13.6 है। मतलब सोचो कि इतना कम वुमेन इंडिया में है। और ये भी यहाँ पे देखो, एजुकेशन में भी मतलब लिटरेसी भी मेल और फीमेल के बीच में काफी ज्यादा गैप है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो बात करता है, वो बात करता है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की, वो बात करता है एजुकेशन के गैप की, वो बात करता है हेल्थ अटेनमेंट में गैप का, वो बात करता है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के गैप की बात करता है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की बात करता है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अगर बात करें तो वहां भी गैप है। पार्टिसिपेशन रेट वुमेन का कितना है, थोड़ा इंप्रूव हो रहा है, 45.9% पे है। बट अभी भी 2012 स्कोर जो हमारा था इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन का, वो क्या था, बेस्ट था। मतलब वहां पे फीमेल का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बेस्ट था। तो यहाँ पे भी जरूरत है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वुमेन का बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए, जिसमें वर्क प्लेस का कंडीशन जो है उसको इम्प्रूव करने की काफी ज्यादा जरूरत है। वे फॉरवर्ड क्या है, टू एड्रेस दिस चैलेंजेस गवर्नमेंट मस्ट इनहेंस फ्रेमवर्क दैट फोस्टर कोलैबोरेशन बिटवीन बिजनेस एंड सिविल सोसाइटी। बिजनेस एंड सिविल सोसाइटी के बीच क्या होना चाहिए, कोलैबोरेशन। जेंडर पेरिटी नीड्स टू बिकम एन इकोनॉमिक इम्पेरेटिव। जेंडर पेरिटी को एक इकोनॉमिक इम्पेरेटिव बनाना पड़ेगा, जिसको कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी बोलता है। एक्सेलरेटेड प्रोग्रेस करना पड़ेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन को इंश्योर करना पड़ेगा। क्लोजिंग द जेंडर गैप इन एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ सोशल जस्टिस बट ऑल्सो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो GS1, GS2, GS3, तीनों GS यहाँ से कवर हो रहा है डायरेक्टली। और ऐसे ऐसे में तो बहुत जरूरी है, ये सारे पॉइंट जो है ना वे फॉरवर्ड वाले, ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। इंडियाज करंट स्टैंडिंग अंडरस्कोर्स द अर्जेंट नीड फॉर टारगेटेड पॉलिसीज, पॉलिसीज टारगेटेड हो जो कि जेंडर गैप को कम कर सके, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल वुमेन जो है, गर्ल्स हाई स्कूल में बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट होने लगता है, स्पेशल टॉयलेट नहीं होने की वजह से। फोर्थ टॉपिक ऑफ द डे, मल्टी इंस्टीट्यूशनल टीम डिस्कवर न्यू ब्लैक होल बाइनरी सिस्टम। ब्लैक होल बाइनरी सिस्टम नया नया डिस्कवर हुआ है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने एक साथ मिल के कवर किया है ब्लैक होल बाइनरी को। ब्लैक होल पहले समझते हैं, है ना। तो ब्लैक होल समझते हैं, फिर ब्लैक होल बाइनरी को समझते हैं, बड़ा आसान है। तो पहले कंटेक्स्ट समझ लेते हैं। कंटेक्स्ट क्या है, ब्लैक होल बाइनरी सिस्टम, जिसका नाम क्या रखा गया, स्विफ्ट J1727.8 1613 डैश। इसको अभी डिस्कवर किया गया है, और काफी टीम ऑफ इंस्टीट्यूशन, इंडियन इंस्टीट्यूशन ने इसको मिलकर डिस्कवर किया। ब्लैक होल क्या होता है, देखो, अगर कोई टेरेस्ट्रियल बॉडी है ना, अगर हम
अर्थ से कंपेयर करें, अर्थ और कोई दूसरा बॉडी, है ना, कोई दूसरा स्टार, मान लो स्टार की बात करते हैं, ब्लैक होल क्या है, बेसिकली स्टार ही है। अर्थ से अगर आप कोई स्टोन फेंकते हो, बॉल फेंका आपने, बॉल बॉल फेंकोगे, वापस कहाँ गिरेगा, अर्थ पे ही गिरेगा। क्यों गिरेगा? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब और तेज फेंकोगे तो और ऊपर जाएगा, बट और ऊपर जाके गिरेगा जरूर। तो लोगों के दिमाग में एक बात आई, क्या हम इतना तेज फेंक सकते हैं क्या कि फेंकने के बाद वो नीचे ही नहीं आए, है ना, मतलब इतना दूर निकल जाए अर्थ से कि अर्थ का ग्रेविटेशनल जो फील्ड है उससे बाहर निकल जाए, बहुत दूर चला जाए। तो यस, उसके लिए फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला निकाल के जो वेलोसिटी आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब अगर आप इतने तेज एक बॉल को थ्रो कर दो अपने हाथों से, तो वो बॉल जो है वो अर्थ पे पलट के गिरेगा नहीं, है ना, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल जोन से बाहर चला जाएगा। इसको बोलते हैं स्केप वेलोसिटी। अर्थ के हिसाब से ये स्केप वेलोसिटी है। हर जगह पे ये स्केप वेलोसिटी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, है ना, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। किलोमीटर में जाओगे तो 8 पावर 8 की जगह 5 यूज कर लोगे तो किलोमीटर में आ जाएगा। अब स्टार एक ऐसा स्टार जिस पे आप ऑब्जेक्ट थ्रो करते हो, कितना भी तेज तो वो नीचे ही गिरता है। इनफैक्ट अगर यहाँ से लाइट भी आप थ्रो करते हो तो लाइट भी नीचे गिरता है, मतलब लाइट भी इससे स्टार से पास नहीं कर पाता है। मतलब अगर आप दूर से देख रहे हो कहीं और जगह से, तो यहाँ से लाइट भी आपके पास तक नहीं पहुंच रही है, लाइट भी आप तक नहीं पहुंच रही है, तो ये क्या दिखेगा आपको, डार्क दिखेगा, है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक होल। अब आप बोलोगे सर लाइट कैसे नहीं निकल रही यहाँ से? लाइट कोई पत्थर थोड़ी है ना, लाइट कोई बॉल थोड़ी है कि गिर नहीं रहा। लाइट जब आप पढ़ोगे फिजिक्स, फिजिक्स पढ़ोगे तो लाइट का आप डुअल नेचर पढ़ोगे। डुअल नेचर मतलब लाइट पार्टिकल भी है और वेव भी है। पार्टिकल नेचर है लाइट का, तो एक पार्टिकल की जैसा, एक बॉल के जैसा भी वो बिहेव करता है, और वो भी फॉल हो रहा है, और इसका मतलब आप कहीं और से देख रहे हो तो आपको ये स्टार नहीं दिख रहा। ये स्टार नथिंग बट दिस स्टार इज ब्लैक होल। कुछ समझ में आया ब्लैक होल क्या होता है? अब ब्लैक होल के साथ अगर कोई नॉर्मल स्टार हो, नॉर्मल स्टार, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर्ड विथ अनदर स्टार, नॉर्मल स्टार, इसको हम बाइनरी के नाम से जानते हैं। बात करना शुरू करते हैं। रिसर्चर फ्रॉम मल्टीपल प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, तो ये नाम जरूर याद रखना, किस किस इंस्टीट्यूट ने मिलकर ये खोज किया है। इन सब इंस्टीट्यूट ने मिलकर ये खोज किया है, आईटी गुवाहाटी, इसरो, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई और टीआईएफआर। ये भी प्रीलिम्स का सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। दिस स्टडी वाज कंडक्टेड यूजिंग डेटा फ्रॉम एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट के डेटा से ये कंडक्ट होता है। इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड स्पेस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी। इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड स्पेस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी कौन है? इसका नाम है एस्ट्रोसैट। ब्लैक होल के बारे में मैंने आपको समझा दिया, और आपको बाइनरीज के बारे में भी समझा दिया। इससे क्या मिलेगा, इससे और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि ब्लैक होल और बाकी जो दूसरा स्टार है एक दूसरे के साथ कैसे, किस लेवल पे ये लोग इंटीग्रेट करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। अब यहाँ से इट हीट्स अप टू मिलियन ऑफ डिग्री एंड इमिट एक्सरे, ये एक्सरे इमिट करती हुई दिखी, मिलियंस ऑफ डिग्री तक हीट होती हुई दिखी। दिस एक्सरे कैन बी डिटेक्टेड बाय स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप। स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप से हम इस एक्सरे को डिटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल सकता है किसके बारे में, ब्लैक होल के बारे में। एस्ट्रोसैट के बारे में आप जान लो थोड़ा बहुत। एस्ट्रोसैट इज इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप। स्पेस का टेलीस्कोप है, मल्टी वेवलेंथ, बहुत सारा वेवलेंथ को ये डिटेक्ट कर सकता है। इसको 2015 में हमने लॉन्च किया पीएसएलवी एक्सेल की हेल्प से। अब बात करते हैं ये क्यूपीओज क्या है। क्यूपीओज मतलब क्वासी पीरियोडिक ऑसिलेशन। पीरियोडिक ऑसिलेशन, ऑसिलेट करना, पीरियोडिक, और क्वासी मतलब कभी कभी, है ना, या कम थोड़ा सा। तो प्रोफेसर शांताब्रता दास ऑफ आईटी गुवाहाटी हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ क्यूपीओज इन इन्वेस्टिगेटिंग ब्लैक होल सिस्टम। क्यूपीओज ऑब्जर्व्ड एज पीरियडिक वेरिएशन ऑन एक्सरे फोटोन। एक्सरे पर पीरियडिक वेरिएशन किसका, हाई एनर्जी का। हाई एनर्जी कितना, 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का एक यूनिट है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप बोल सकते हो। हेल्प डिकोड द इफेक्ट्स ऑफ ब्लैक होल स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी। इससे ब्लैक होल का स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी डिटेक्ट होने में क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा। तो बहुत ज्यादा क्यूपीओज के बारे में आपको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। दिस अंडरस्टैंडिंग इट्स इन कॉम्प्रिहेंडिंग द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज एंड डायनेमिक्स ऑफ ब्लैक होल। ब्लैक होल और ब्लैक होल कैसे इंटरेक्ट करता है अगल बगल, उससे हेल्प मिलेगा जानने में। फिफ्थ टॉपिक ऑफ द डे की तरफ चलते हैं। ये रशिया और यूक्रेन में पीस की बात करता है। पीस से ज्यादा बात ये करता है, देखो रशिया यूक्रेन में
जो वॉर चल रहा है 2.5 साल हो गया। 2.5 साल में रशिया ने यूक्रेन का बहुत सारा पार्ट हड़प लिया है 17% से भी ज्यादा एरिया जो है यूक्रेन का किसने हड़पा हुआ है, रशिया ने। तो अभी स्विट्जरलैंड में एक समिट हो रहा था, पैक्ट हो रहा था, जिसमें 100 कंट्रीज से भी ज्यादा गैदर्ड करके उन्होंने एक बात बोला, ज्वाइंट कम्युनिके निकाला ज्वाइंटली 100 कंट्रीज ने, किसके लिए, पीस के लिए। और यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात करी गई कि जो भी पीस अग्रीमेंट होगा उसमें यूक्रेन का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मतलब जितना एरिया यूक्रेन का गया है, रशिया छीन चुका है, उसको रशिया को वापस करना होगा। ये कहाँ पे हुआ, स्विट्जरलैंड में हुआ। रशिया को यहाँ पे बुलाया नहीं गया था। डेलीगेशन कितने थे, 100 डेलीगेशन होंगे, जिसमें इंडिया वगैरह भी थे, मेनली यूरोपियन कंट्री ज्यादा थे। इंडिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, यूएई, इन लोगों ने इस कॉम्युनिके पे साइन नहीं किया। ब्राजील भी जस्ट एक ऑब्जर्वर ही रह गया। साइन करने वालों में कौन था, साइन करने वालों में टर्की था। टर्की विच है सॉट टू मीडिएट, टर्की बोल रहा था कि मैं रशिया और यूक्रेन में क्या करूंगा, मीडिएट करूंगा। उसने साइन किया है इस डॉक्यूमेंट को। इस फाइनल डॉक्यूमेंट का फोकस क्या है, फोकस है न्यूक्लियर सेफ्टी, न्यूक्लियर नहीं चल जाए, फूड सिक्योरिटी मेंटेन रहे, प्रिजनर्स का एक्सचेंज हो, बहुत सारे रशिया ने यूक्रेन के प्रिजनर रखे होंगे, यूक्रेन ने रशिया के प्रिजनर रखे होंगे। यूएन के चार्टर को असर्ट किया, यूएन का चार्टर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए, सॉवरेनिटी का रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए। यूनाइटेड नेशन तो बना ही इसलिए था, वर्ल्ड में पीस लाने के लिए बना था, शांति शांति लाने के लिए बना था। स्विस प्रेसिडेंट वायोला एमरत हाईलाइटेड द ग्रेट मेजोरिटी अग्रीमेंट ऑन फाइनल डॉक्यूमेंट एज द डिप्लोमेटिक सक्सेस। ग्रेट मेजोरिटी अग्रीमेंट की बात यहाँ पे स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट ने बोला है। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने बोला है कि ये फर्स्ट स्टेप टुवर्ड पीस है। यूएन चार्टर की बात जो होती है, यूएन चार्टर क्या बोलता है, अब यूएन चार्टर के हिसाब से ये डॉक्यूमेंट ओपन फॉर एक्सेस रहेगा फॉर एवरीवन हु रिस्पेक्ट यूएन चार्टर, ऐसा जेलेंस्की ने बोला है, जो प्रेसिडेंट है कहाँ के, यूक्रेन के। इंडिया का पोजीशन, इंडिया ने साइन नहीं किया, बट इंडिया ये चाहता है कि पीस हो। अब इंडिया ने क्यों नहीं साइन किया, इंडिया चाहता है कि जो भी स्टेक होल्डर है वो इंगेज हो, तभी बात बनेगी। मतलब रशिया को इंगेज करना जरूरी था, क्योंकि इंडिया के हिसाब से नीड फॉर सिंसियर एंड प्रैक्टिकल एंगेजमेंट बिटवीन द कन्फ्लिक्टिंग पार्टनर। इंडिया किसकी बात कर रहा है, कन्फ्लिक्टिंग पार्टनर्स की। चकमा हजोंग सेटलमेंट इशू, चकमा और हजोंग, अब ये भी एसएस का भी टॉपिक बनता है, जीएस पेपर 2 का भी टॉपिक बनता है, जीएस पेपर 5 का भी टॉपिक बनता है। चकमा और हजोंग का सेटलमेंट का क्या इशू है वो हम लोग समझते हैं। द आर्टिकल एड्रेसेस द ऑनगोइंग एंड कंटेंशियस इशू ऑफ सेटलमेंट एंड सिटीजनशिप ऑफ द चकमा एंड हजोंग कम्युनिटी इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करता है कौन, ये आर्टिकल। चकमा और हजोंग क्या है, कम्युनिटीज है। चकमा जो है वो प्राइमरली बुद्धिस्ट है, हजोंग जो है वो प्राइमरली हिंदूज है। ये कहाँ रहते थे, ये बांग्लादेश में रहते थे, ईस्ट पाकिस्तान जब बांग्लादेश बोला जाता था। 1960s में रहते थे, चिटगांव वाले इलाके में रहते थे। रिलीजियस प्रोसिक्यूशन होने लगा क्योंकि ये लोग नॉन मुस्लिम थे वहां पे। अब वहां से ये छुप के भाग के कहाँ आए, अरुणाचल प्रदेश, इंडिया में आए। और अरुणाचल प्रदेश में क्या होने लगे, सेटल होने लगे। 1960s से ये लोग सेटल हो रहे हैं, है ना। बांग्लादेश में कौन सा डैम बन रहा था, कप्तई डैम, उसके बाद से इन पे प्रोसिक्यूशन जुल्म जो है बढ़ता गया। कप्ताई डैम बन रहा था जिससे इनका लैंड जो है, अपना लैंड लॉस हो गया। इंडिया में ये सेटल होने लगे, इंडिया में इनको असाइलम मिला, इंडिया में ये लोग पीसफुली, अरुणाचल प्रदेश में ये लोग पीसफुली इंटीग्रेट भी हो चुके हैं, लोकल कल्चर के साथ असिमुलेट हो चुके हैं, है ना। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि चकमा और हजों को फुल राइट मिलना चाहिए, फुल राइट मिलना चाहिए, फुल सिटीजनशिप मिलना चाहिए। 2015 डायरेक्टिव आया, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू ग्रांट सिटीजनशिप टू दिस कम्युनिटी, लेकिन ये डायरेक्टिव इंप्लीमेंट नहीं हुआ। प्रैक्टिकल एंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट क्या बोलती है, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट बोलती है कि इनको स्टेट से आउटसाइड सेटल करो, कहीं दूसरे जगह सेटल करने की जरूरत है। यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू क्या बोले कि इनको आसाम में सेटल कर देना चाहिए। तो जैसे ये बोले आसाम में सेटल कर देना चाहिए, उसके बाद से कंट्रोवर्सी क्रिएट होनी शुरू हो गई। सीए तो आपको पता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये उन्हीं लोगों को सिटीजनशिप दे रहा था, खासकर जो नॉन मुस्लिम इमिग्रेंट माइग्रेंट जो लोग हैं, जो इंडिया आए, पाकिस्तान से आए, अफगानिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए, और यहाँ पे आए रिलीजियस प्रोसिक्यूशन की वजह से 2014 के पहले आ गए। उन्हीं लोगों को सिटीजनशिप कौन दे रहा था, सीए दे रहा था, सीए 2019। बट अरुणाचल प्रदेश में ये इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था, तो चकमा होजोंग को वहां भी कोई सिटीजनशिप नहीं मिला। रिसेंट डेवलपमेंट, रिजू का रिमार्क, किरण रिजू,
किरण रिजिजू in 2023 mentioned discussion with Union Home Minister Amit Shah and Assam Chief Minister Dr. Himanta विश्व शर्मा चकमा और हजोंग कम्युनिटी के सेटलमेंट के लिए, बट कोई खास बात नहीं बना। असम सीएम का रिस्पांस क्या था? असम सीएम ने डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ बातचीत तो खास नहीं चल रहा है। पॉलिटिकल रिएक्शन भी असम में इसका काफी ज्यादा देखने के लिए मिला, है ना। असम कांग्रेस, असम जातीय परिषद, राइजर दल वाउड टू रेसिस्ट एनी मूव, कोई मूव नहीं होगा ऐसी कम्युनिटीज को या किसी को भी आसाम में अब रिसेटल नहीं किया जाएगा, ऐसी बातें होने लगी। बोरा आर्ग्यूड दैट एडिंग मोर रिफ्यूजीज वुड बी एन इनजस्टिस टू असम इंडिजिनस पीपल। असम में इंडिजिनस पॉपुलेशन वैसे भी बहुत ज्यादा है, असम में वैसे भी बांग्लादेश से जो माइग्रेंट है उनका इशू चलता रहता है, तो यहाँ और लोगों को ला के सेटलमेंट करना यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके साथ इनजस्टिस करने जैसा होगा। अपोजिशन फ्रॉम चकमा, चकमा ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलते हैं? अपोज द डिपोर्टेशन प्लान असर्टिंग दैट असम शुड नॉट बी यूज एट डंपिंग ग्राउंड। असम को कैसे यूज नहीं करो? डंपिंग ग्राउंड के जैसा यूज नहीं करो, है ना। यहाँ बात ये की जा रही है कि देखो 1960s में चकमा लोग यहाँ आए, हजोंग लोग आए। अब 60s में 2024 चल रहा है, खुद से देखो 60 साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं। अब मैक्सिमम जो चकमा हजोंग में लोग हैं वो तो इंडिया में ही पैदा हुए होंगे, इंडियंस बाई बर्थ ही है। 94% लोग इंडियन बाई बर्थ है ना। वहां पे जो ओरिजिनल अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले इंडिजिनस लोग हैं वो सोचते हैं कि ये नंबर जो है चकमा हजोंग काफी ज्यादा पॉपुलेशन में है तो उनको ही आउट नंबर कर देंगे। यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह ने क्या प्रपोजल दिया? यही कि चलो उनको वहां रहने दो, इनर लाइन परमिट दे दो जो अरुणाचल प्रदेश में रहने के लिए चाहिए, बट वहां पे उनको लैंड ओनरशिप राइट्स नहीं दे। The resettlement issue of Chakma and Hajong community remains a contentious and unresolved matter. इतने सालों से 1995 से भी अनरिजॉल्व है। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद भी कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल, लीगल, सोशियो पॉलिटिकल डायमेंशन जो यहाँ पे है वो इन्वॉल्व है ना। तो आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। थैंक यू, जय हिंद।